हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम सभी देख रहे थे सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान का 2-3 चैप्टर मैंने पहले कंप्लीट करा दिया है। तो ये अगला जो चैप्टर है वो है धातु एवं धातु कर्म। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ पीएससी की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ सहायक वन संरक्षक या वन क्षेत्रपाल की परीक्षा, ये दोनों में ये सिलेबस को कवर करता है। तो ये दोनों में काम आएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातुएं क्या है। धातुएं वे खनिज पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि धातुओं के आखिरी कक्ष में, जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी के साथ उसको त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। आसानी के साथ त्यागा जा सकता है ताकि वो अष्टक पूर्ण कर सकें, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातुओं कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। तो वो धातुओं के कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ये यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी भी बताया कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जितनी भी धातुएं हैं उनके बाहरी कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक या दो तीन इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ज्यादातर किसमें है, धातुओं में है। अगला जो भौतिक गुण है वो है पृष्ठीय चमक। पृष्ठीय चमक मतलब क्या होता है, कोई भी धातु जो है उसका पृष्ठ में चमक होता है, जैसे सोना है, जैसे लोहा है, तो इसमें एक पृष्ठीय चमक होता है, इसका एक भौतिक गुण है ना। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें क्या है, एक पृष्ठीय चमक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ठोस अवस्था, है ना। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, अवस्था। अवस्था मतलब क्या है, ज्यादातर जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि पारा, है ना। पारा और सीजियम ऐसे धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाती हैं, तो ये याद रखना है। जितनी भी धातुएं हैं वो लगभग क्या है, ठोस अवस्था में है, लेकिन पारा और सीजियम क्या है, द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर क्या है, गलनांक और क्वथनांक। जितनी भी धातुएं हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो है क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है कि वो कितने देर में गलेगा, क्वथनांक क्या है, वो कितने देर में उबलेगा, है ना। तो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक मतलब क्या है, वो ज्यादा देर में, ज्यादा टाइम उसको गलने में लगता है, ज्यादा टाइम उसको उबलने में लगता है, तो उसको कहते हैं हम लोग उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप यदि मैं बात करूं जिसका गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है, तो वो कौन कौन सा है अपवाद स्वरूप, वो है सोडियम है, पोटेशियम है और क्या है, मरकरी है। तो ये तीनों धातु ऐसे हैं जिनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम और कौन सा, मरकरी। तो ये अपवाद आपको याद रखना है। अगला देखते हैं धातु का कौन सा गुण है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, जब आप किसी धातु को पीटेंगे तो वो फैलता है, टूटता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पत्थर को पीटेंगे तो वो क्या है, टूट जाता है, फैलता नहीं है पत्थर, है ना। तो उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। जबकि धातु में क्या होता है, धातु को जब आप पीटेंगे तो वो फैलते जाता है ना। और तन्यता मतलब क्या है, उसको तार की तरह खींचा जा सकता है, धातु को तार की तरह खींचा जा सकता है, तो उसको कहते हैं तन्यता। तो जितने भी धातु हैं उसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण पाई जाती हैं, है ना। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता और तन्य जो धातु है वो है सोना, है ना। इसीलिए उसके जेवर बनाए जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला गुण है यहाँ पर विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक। तो जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना। उसमें से जो सिल्वर होता है वो विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, क्या, सिल्वर। फिर है अगला गुण है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाना मतलब, मिश्र धातु क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिलाते हैं तो एक नई धातु बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, है ना, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। तो ये था धातुओं के भौतिक गुण। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण की।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन आपको पता है हवा गैस होता है ना, और टू ऑक्सीजन से क्रिया। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो ज्यादातर धातुएं जो है ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने बताया है कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो 2N2O बनाता है ना, और पोटेशियम भी आता है तो 2K2O। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु हैं और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया सभी धातुएं क्रिया नहीं करती हैं हाइड्रोजन से, लेकिन अत्यंत क्रियाशील धातु आपको पता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो अत्यंत क्रियाशील धातु हैं, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे 2NO+H2 2NaS 2K+H2 2KH, तो ये बनाती हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से क्रिया सभी धातुएं नहीं करती हैं, बल्कि अत्यंत क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब करती हैं। उसके बाद अगला है जल से क्रिया। जब आप किसी धातु में जल डाल देंगे या उसमें नमी आ जाएगी या जल से क्रिया करेगा, है ना, तो वो क्या होता है, जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है बाहर आती है और जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सोडियम में यदि जल डाला गया तो 2NaOH बनाया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। कैल्शियम में भी आप देख सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन 2-3 मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टाइप का मेरे को लगा, है ना। तो ऑक्सीजन से क्रिया से क्या बनाएगा, ऑक्साइड। हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाएगा, है ना, लेकिन सभी धातुएं नहीं करेंगी। और जल से क्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, मुक्त करेगा। अब यहाँ पर सक्रियता श्रेणी, मतलब कौन सी धातु जो है ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी का यहाँ पर मैंने क्रम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पोटेशियम से गोल्ड तक, है ना, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील मतलब तुरंत वो क्रिया कर लेता है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो है क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन सा है, सोडियम। तो ये क्रम आपको कम से कम ऊपर का सबसे याद रखना है और सबसे नीचे का। तो पोटेशियम को सबसे क्रियाशील धातु, है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, गोल्ड है। इसी के आधार पर वो जो है पाया जाता है। जैसे गोल्ड जो है ज्यादातर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यौगिक के रूप में नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि यह सबसे कम क्रियाशील है, किसी अन्य तत्व से आसानी के साथ क्रिया नहीं करता है ना, और इसको अधिक समय तक आप रख सकते हैं, इसलिए इसका भी मूल्य भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो गोल्ड ही ऐसा है जो सबसे कम क्रियाशील है, जबकि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम।